पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कई बड़े मुद्दों को हल करा है। उनमें से कौन से ऐतिहासिक मुद्दे रहे हैं? बड़े मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जनता के बीच में गई थी तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा कि तो आप 2003 से बीजेपी के नेताओं से कैसे जुड़े? तो मैं छोटा था, मेरी रुचि थी सब कामों में। इस नाते मुझे ही वो काम हमेशा पर्ची बांटने का काम मुझे देते थे कि जयंत को दे दो, तो जयंत सबके परिवारों में पर्ची समय पर पहुंचाने का काम करेगा। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बाद कौन आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद तो मुझे लगता है कि जैसे आपने सिक्योरिटी रहती है पॉलिटिशियन के पास कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो जैसे नॉर्मल कॉमन मैन है वो कहीं भी बाहर घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो एक पॉलिटिशियन क्यों नहीं कर सकता इंडिया में? तो सार्वजनिक जीवन जीने वाले पे सबकी निगाह होती है। आज आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, आपका सबसे पहला पद कौन सा था? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड का महामंत्री के रूप में मैंने अपने काम को शुरुआत की थी। आपने काले झंडे दिखाए क्यों थे? हाँ, काले झंडे दिखाए क्यों गए थे? क्या कि बार बार एक बात दिग्विजय सिंह जी उस समय बोलते थे। आपकी नज़र में आपकी ड्रीम पोजीशन क्या है? एमएलए, एमपी या सीएम बनने का आपके फ्यूचर में कोई है प्लान? तो मैंने भी सोचा है कि चुनाव लड़ना है और भविष्य में भाग्य में होगा तो काम तो कर ही रहे, चुनाव लड़ेंगे। आपके हिसाब से राजनीति में एक युवा नेता की शुरुआत आदर्श एज क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि स्वागत है आपका जयंत जी द रियल गपशप में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे पॉडकास्ट में बैठने का आपने अवसर दिया है। हाँ, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? देखिए, मैं बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में मेरे काम करने की रुचि रही है। लगभग 2003 की बात करें जी, तो 2003 से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में बचपन से ही आ गया था और 2003 से लेकर 2025 तक लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप 2003 से बीजेपी के नेताओं से कैसे जुड़े? क्या है, बचपन में जब छोटे थे तो उस समय आज तक डिजिटल पूरा हो गया है सिस्टम, पर पहले पर्चियों को घर घर देने जाने का काम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हमेशा करते थे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे अन्य किसी दल से चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता हों। वो हमेशा से घर घर जाकर प्रत्येक परिवार में मतदाता पर्ची देने का काम करते थे। तो मैं छोटा था, मेरी रुचि थी इन सब कामों में, तो कोई भी हमारे यहाँ जो पार्टी का काम करते थे उस जमाने के जो लीडर थे वो मैंने क्योंकि घर सबके देख रखे थे कॉलोनी में। हाँ। इस नाते मुझे ही वो काम हमेशा पर्ची बांटने का काम मुझे देते थे कि जयंत को दे दो, तो जयंत सबके परिवारों में पर्ची समय पर पहुंचाने का काम करेगा। आज आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, आपका सबसे पहला पद कौन सा था? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड का महामंत्री के रूप में मैंने अपने काम को शुरुआत की थी। जब मैं 2005 में पार्टी का वार्ड का महामंत्री हुआ, उसके बाद लगातार मैं महामंत्री होने के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष हुआ, फिर मैं नगर निगम में मनोनीत सदस्य होते हैं जोनों के, उस जोन का मेंबर हुआ, फिर हरसिद्धि मंदिर प्रबंध समिति का भी राज्य शासन का सदस्य रहा और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चे का उज्जैन जिले का महामंत्री हो गया। उसके ही बाद में युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष हो गया और फिर प्रदेश का कोषाध्यक्ष हो गया। ऐसे मेरे जीवन की लंबी यात्रा रही इन इतने वर्षों में। हमें जानकारी मिली है पहले आप महामंत्री थे, उसके बाद आपको उपाध्यक्ष बना गया। लोग इस चाहते हैं हमको प्रमोशन मिले, पर इस डिमोशन की वजह क्या थी, क्या कारण था? मैं कभी राजनीति में एक बात और है कि कभी भी प्रमोशन और डिमोशन जैसा काम नहीं होता है। राजनीति में जो भी क्षेत्र में या जिस भी सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उसकी पहचान मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी पहचान उसके काम से हमेशा से होती है। जी, मैं विशाल राजरे जी जब हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ में महामंत्री रहा। उसके बाद में मुझे उपाध्यक्ष युवा मोर्चे का बनाया गया। तो मुझे लगता है कि पार्टी के कैडर के अनुसार उपाध्यक्ष का दायित्व बड़ा होता है पर महामंत्री का काम अधिक होता है।
इतना ही अंतर होता है। बाकी राजनीति में तो जो आदमी काम करता है वो आगे बढ़ता है। तो आपका काम क्या था, महामंत्री में काम क्या था, उपाध्यक्ष में काम क्या था? देखिए, महामंत्री के काम की अगर बात करें तो महामंत्री के पास पार्टी का जो हमारा अध्यक्ष है उसके द्वारा बताए गए समस्त उन कार्यों को करना, जैसे पार्टी के कार्यक्रम का संचालन करना, कार्यक्रम की अन्य सारी व्यवस्थाएं करना, ये तमाम प्रकार के काम। हालांकि ये सब चीजें अध्यक्ष पर डिपेंड करती है वो किस व्यक्ति से क्या काम करना चाहता है भाई, क्योंकि ऐसा कोई किसी बायलॉज में नहीं लिखा है कि महामंत्री संचालन करेगा या महामंत्री ही मंच पर बैठेगा। वो पार्टी के जो प्रमुख नेता है उनको तय करना है और वो तय करते हैं हमेशा। आपकी नज़र में आपकी ड्रीम पोजीशन क्या है, एमएलए, एमपी या सीएम बनने का आपके फ्यूचर में कोई है प्लान? देखो, ये बात तो मतलब कहते हैं ना कि आपने ऐसा प्रश्न किया है कि जिसका जवाब मतलब दे पाना, मतलब सोचने में तो व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है जी। भाई, मैंने भी सोच रखा है कि मुझे मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचना है और मुझे लगता है कि मैंने सोच रखा है वो तो ठीक है। बाकी लोग भी राजनीति में हर काम करने वाला आदमी अपने शीर्षक तो चाहता है कि वो हमेशा मतलब उस स्थान पे पहुंचे जो कभी उसने सोचा हो, चाहे व्यापार करने वाले लोग हों, चाहे राजनीति करने वाले लोग हों, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सब हमेशा उच्च स्तर पे जाना चाहते हैं। तो मैंने भी सोचा है कि चुनाव लड़ना है और भविष्य में भाग्य में होगा तो काम तो कर ही रहे, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी लड़ाएगी तो नहीं तो कोई बात नहीं, काम तो करते चले जाएंगे। आपकी ड्रीम पोजीशन कौन सी? आपने सोचा तो होगा मेरे फ्यूचर में ये बनना है, क्योंकि सबका एक बचपन से सपना रहता है मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, इस पोजीशन में काम करना है। आपका क्या है? देखो, सपने केवल देखे जा सकते हैं जी, तो पूरा करने के लिए मेहनत की जाती है और मेहनत करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मुझे वहाँ लेकर जाएगा जो मैंने और मेरे अपनों ने कभी तो सोचा था। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बाद कौन आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाए जी, तो मुझे लगता है कि भूतो न भविष्य, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम जी, उनका विजन, उनका विचार, उनका अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति के बारे में उनका विचार करना या इस देश की आर्थिक दृष्टिकोण का विचार करना, राजनीतिक दृष्टिकोण का विचार करना या ऐसे मतलब वर्ग की चिंता करना, मुझे लगता है कि किसी वर्ग ने कभी भी आज तक इस देश में, और भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही या और अन्य दल की सरकार देश में रही है, पर कभी भी किसी भी दल ने आम व्यक्ति की चिंता करने का काम नहीं किया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो यह देश बदलने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा है कि मेरा देश बदल रहा है, उसी विजन पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेके भारतीय जनता पार्टी अपने काम को आगे बढ़ा रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले शहरों को, मतलब गाँवों को शहरों से जोड़ने का काम किया था। आज आप देखो कि जब हम इस प्रदेश में या देश में किसी भी स्थान पे जब निकलते हैं तो पहले तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2014 के पहले जब हमारी सरकार नहीं हुआ करती जी, तो इस देश में कहाँ गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता था। अब तो मतलब विस्तृत सोच के आधार पे देश पूरा डेवलप हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न किया है कि कौन प्रधानमंत्री सुनता है, ये तो हमारा मतलब देश के बड़े नेता ही तय कर पाएंगे कि कौन हो सकता है। पर मेरे विचार से देश में हिंदुत्व को जो आगे लेकर जाए, हिंदुत्व विचारधारा को जो आगे बढ़ाए, इस प्रकार के विजन की नेतृत्व की देश को आवश्यकता है। तो वो हमारे देश में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं जी, वो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो सकते हैं, और बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो सकते हैं। या हालांकि पार्टी का बहुत बड़ा विचार होता है, पार्टी के पास कई सारे ऐसे सोचने वाले लोग हैं जो हमसे 10 कदम आगे की सोचकर हमेशा निर्णय करने का काम करते हैं। तो ये देश में लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है और देश का जो भी प्रधानमंत्री अगली बार जब कोई बनेगा जी, मुझे लगता है कि वो हमारी विचारधारा का होगा, वो हिंदुत्व विचारधारा का ही होना चाहिए।
ऐसा मेरा मानना है। आपके अनुसार सबसे पावरफुल इंसान कौन है, या एक सफल बिजनेसमैन या एक सफल पॉलिटिशियन? मुझे लगता है कि एक सफल राजनीति की पावरफुल होता है, क्योंकि कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे उद्योगपति या अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हमेशा आप देखना आपको राजनीतिक लोगों के संपर्क में दिखेंगे। अपने इंडिया में इस नजरिए से क्यों देखा जाता है? इंडिया की बात नहीं करें कि देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको सफल उद्योगपति जो होगा हाँ, किसी ना किसी दल के संपर्क में होता है। कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ, भाई हमारा देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों का उसमें हाथ है, क्योंकि जिस प्रकार से भाई मध्य प्रदेश की बात करें तो इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा है माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हम लगातार इंडस्ट्रियल खोल रहे हैं, तो भाई उद्योगपति कहीं ना कहीं सरकार की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। भाई आर्थिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो उद्योग होगा, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, तो ही आर्थिक ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मुझे लगता है जरूरी है। और पर यह बात भी बिल्कुल सही है कि भाई उद्योगपति और राजनेताओं की बात की जाती है तो राजनेता उसका काम ही राजनीति करना है, उसका काम ही राज करना है, उसका काम देश को सही दिशा में ले जाना है। तो वही कहते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों लोग अगर साथ में होते हैं तो देश की तरक्की ठीक तरीके से होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमने जाना है कि आप युवा नेता हैं, आप स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, तो आजकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में सोचते क्या है? देखिए, दृष्टिकोण अभी कुछ देखा जाए जी, तो कुछ वर्षों में राजनीति को लेके युवाओं का दृष्टिकोण बदला है। जी, पहले आपको कम युवा राजनीति में नजर आते थे, मतलब पहले उसको बोलोगे तो कोई एमबीए कर रहा है, कोई किसी आईटी कंपनी में जा रहा है, कोई किसी अन्य इंडस्ट्री में जा रहा है, वो तो पहले अधिक से अधिक संख्या में युवा लोग जाते थे, तो राजनीति में आने वाली संख्या कम थी। हाँ। अब युवाओं की संख्या राजनीति में बढ़ रही है, क्योंकि हमारा देश युवाओं को आगे लेके चल रहा है, पार्टी का जो विजन है वो आगे लेके चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से युवाओं का विश्वास राजनीति की ओर बढ़ा है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में राजनीति करता हूँ। युवाओं का आप जैसे देखेंगे कि देश में कई सारे ऐसे युवा नेता हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, मतलब वो जब कहीं आते हैं कहीं जाते हैं तो उनके पीछे युवाओं की रैली चल रही है, युवाओं का टोला चल रहा है, वो चल रहे हैं, उनके पास जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है। तो युवाओं को लेके आकर्षण तो बड़ा है, युवा राजनीति को लेके आकर्षण कहीं ना कहीं देखने में आता है कि बड़ा है। और स्टूडेंट भी आप देखो, स्टूडेंट लीडरशिप डेवलप हो रही है। और एक बात और कही जाए तो अगर आप बात करें हम स्टूडेंट लीडर की, तो हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री जी स्टूडेंट लीडरशिप से निकल के आए। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी स्टूडेंट लीडर रहे। हमारे मध्य प्रदेश के अभी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्टूडेंट लीडर रहे। हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो भी अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो स्टूडेंट लीडर रहे। ऐसे एक नहीं अनेक गुना मैं आपको यहाँ बैठ के गिना सकता हूँ जिन्होंने स्टूडेंट लीडरशिप से अपने आप को डेवलप किया, और आज वो आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आजकल का युवा चाहता क्या है पॉलिटिक्स से? आजकल का युवा, मतलब अगर मैं विचार करूं तो आजकल का युवा ऐसा मतलब उसका वो जो सोचता है वो राजनीति के बारे में ही सोचता है कि नेता समय पे उसका फोन उठा ले जी। एक तो वो हमेशा ही सोचता है, वो जिससे भी जुड़ा है। हाँ। तो किसी भी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता, अगर कोई कार्यकर्ता है किसी नेता से जुड़ा है तो एक तो उसकी सोच होती है कि जब वो फोन करे तो आप उसका फोन उठा ले, तत्काल उठा लें, उसकी बात को सुन लें, समझ लें। वो निराकरण भी आपसे चाहता है कि आप उसका निराकरण भी उसके काम का समय पर निराकरण कर दें। उसकी एक हमेशा से सोच रही है, क्योंकि भाई चेंज आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो आजकल रील्स का जमाना है जी। तो युवा देखते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है अपने नेता से। हाँ। तो विभिन्न प्रकार के कामों के लिए आपको फोन करेंगे। कभी कोई रात को 2 बजे भी करता है, कभी कोई रात को 3 बजे भी करता है, कोई कभी शाम को भी करता है। वो आपको प्रेजेंट रहना है उसके लिए। ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी युवा यदि वो किसी से जुड़ा है तो उसकी अपेक्षा अपने व्यक्ति से हमेशा से रहती है। जैसे एक पॉलिटिशियन है, वो आए हैं, मतलब उनकी एज ज्यादा है और वो जुड़ते हैं नए युवाओं के साथ, तो क्या प्रॉब्लम आती है? कोई फनी चीज भी होती होगी, कुछ नई चीज भी सीखने को मिलती है, तो ऐसा कुछ नजर मिला, दिखा है आपको कभी? हाँ, क्यों नहीं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ जी, तो मैं जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास होता हूँ हाँ,
तो मुझे वही अनुशासन, मुझे मेरा मतलब जो मेरा जो भाव है, मैंने युवा राजनीति से आया हूँ तो मैं चंचलता होती है कि हर किसी में होती है, अपने में भी कई बार थोड़ा तेज वे अपनी लाउडली हो जाते हैं बोलने में, कभी कभार थोड़ा अपना मतलब जो काम कराने का जो तरीका होता है लोग सोचता है कि जल्दी हो जाए, तो कभी कभी लगता है कि यार वरिष्ठों के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा तालमेल का अंतर तो आता है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने जिस पार्टी को देखा होगा या जिन्होंने जिस उनकी जो कल्पना रही है उसमें थोड़ा अंतर नजर आता है, क्योंकि देश में युवाओं को हो गया ना। जैसे आपने सिक्योरिटी रहती है पॉलिटिशियन के पास कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप वो चीज़ नहीं कर सकते आप, तो जैसे नॉर्मल कॉमन मैन है वो कहीं भी बाहर घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो एक पॉलिटिशियन क्यों नहीं कर सकता इंडिया में? कहते हैं ना कि वो राजनीतिक जीवन जो जीता है जी, वो सार्वजनिक जीवन जीता है, तो सार्वजनिक जीवन जीने वाले पे सबकी निगाह होती है, उसकी हर एक्टिविटी की लोग नोट डाउन करते हैं, उसका समाज में कैसा व्यवहार है, उसका जब वो बाजार में निकल रहा है तो उसका क्या व्यवहार है, इन सब बातों को नोट डाउन किया जाता है और उसी से उसके संगठन के बारे में विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या युवा मोर्चे का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के जो और अन्य संगठन है, उन संगठन के कार्यकर्ताओं को आप देखोगे या और अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को देखोगे तो आपको दोनों आपको समझ में आ जाएंगे कि यार ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से रिलेटेड है या दूसरे दल की कांग्रेस की राजनीति से रिलेटेड है। बड़ा अंतर दिखता है उसके युवाओं में, इस बात को मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मानना ही चाहिए। आपके हिसाब से राजनीति में एक युवा नेता की शुरुआत आदर्श एज क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि उसको पढ़ाई खत्म करने के तत्काल बाद, यदि उसका राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती जी। वो मैंने तो स्कूलिंग में ही काम करना शुरू कर दिया था, जब मैं 9th क्लास में था। हाँ। मैं महारवाड़ा नंबर 3 का विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ। महारवाड़ा जो महाकाल मंदिर के जस्ट पास में है, तो मुझे उस समय से राजनीति का इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट भी मतलब इतना था कि मैं 2005 में नगर निगम का चुनाव हुआ तो पूरी ताकत से 2005 के बाद लग गया। 2003 में उमा भारती जी की सरकार बनी, शिवनारायण जागीरदार जो उज्जैन दक्षिण के विधायक थे, मैं उस समय उज्जैन दक्षिण की विधानसभा का करता था। तो मतलब राजनीति की मुझे लगता कोई उम्र नहीं होती है। मैं 2003 से काम कर रहा हूँ और अब मैं 36 साल का लगभग 35-36 साल के लगभग मेरी उम्र हो रही है। तो राजनीति के लिए कोई उम्र नहीं होती है लड़की जी, कभी भी कोई आदमी कभी भी कहीं से शुरुआत कर सकता है और अच्छे काम करने वालों को जगह हमेशा मिलती है। तो आप बता दें पढ़ाई खत्म होने के बाद चालू करना चाहिए, पर आजकल हम कॉलेज वगैरह में ही सब चीजें सीखते हैं। जरूरी है ना, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं जी तो आपको विभिन्न प्रकार के स्टूडेंटों की अलग अलग उनकी समस्या आपके सामने आने लगी। जब आपके सामने स्टूडेंट की समस्या आई, आपके 10 दोस्त हैं। हाँ। 10 दोस्तों में सब लोग आपकी बात को मान रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने आपको अपना नेता मान लिया। आज के लिए देखने को मिलता है, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो या हम किसी कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यापार में हो, तो जिसकी बात को सब लोग मानते हैं उसको अपना लीडर मान लेते हैं। अरे यार लक्की भाई को बात करो, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर देंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कोई उम्र का किसी बात का कोई बंधन भी नहीं होता है और जब आदमी जब चाहे जब खूब करे। और कॉलेज के बाद कई बार होता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद आदमी को समझ में आता है कि वो व्यापार करने में जाएगा, वो नौकरी करने पे जाएगा या वो राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र थोड़ा कठिन होता है जी। ये जो मार्ग है ये जरूरी नहीं कि सब लोग इस मार्ग पे इतने स्थान पे पहुंच जाए। आपकी इस जर्नी में आपका कोई खास दोस्त रहा है जिसने आपको इस सफलता में, इस जर्नी में आपका बखूबी साथ निभाया हो? जी बहुत बड़ा मतलब कठिन प्रश्न भी आपका है जी, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम लेना जी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि राजनीति सामूहिकता का विषय है। हाँ। या कहते ना कि जब कोई आगे से आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींच रहा होता है तो बाकी लोग भी आपको नीचे से ऊपर कर रहे होते हैं, तब आप अपने स्थान पर पहुंच पाते हैं। जैसे मेरे शुरुआती दौर की राजनीति में कई सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरे कारण उन्होंने राजनीति से अपने आप को दूर किया। उन्होंने कहा हम ऐसे कई 5-7-10 दोस्त हैं
हम लोग राजनीति में साथ काम करना शुरू किया हमने। हाँ। फिर कई बार ऐसी अड़चन आती थी कि हम ग्रुप पूरा जाता था, हम लोग किसी से मिलने गए तो उनने क्या वैसा भी इनका ये ऐसा करना है, तो उनने क्या एक ही आदमी के लिए कर पाएंगे, आप सबका तो कुछ होगा नहीं, अब आप लोग तय करके बता दो कि किसके लिए क्या करना है। तो इसे भी कई बार शुरू में राजनीति में शुरू में अड़चने आई, तो खैर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त लोग। आपने बताया कोई पीछे भी हटा था आपके ग्रुप में कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, उनकी क्या वजह थी? नहीं, उन्होंने ये तय किया कि भाई सब लोग एक साथ एक काम नहीं कर सकते जी, तो कुछ लोगों को राजनीति में जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को व्यापार करना पड़ेगा। तो हम ही मित्रों ने तय किया कि भाई कुछ लोग व्यापार करें, कुछ लोग राजनीति करें, मतलब जिसकी जहाँ रुचि हो। कुछ ने कहा कि हमारी रुचि राजनीति में कम है, तो जैसे मुझे आपकी रुचि ज्यादा दिखती है तो एक काम करो, आप ही राजनीति करो, हम आपके साथ खड़े हैं। वह कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपको एक नई पहचान दिखाई राजनीति में? 2011 का एक विषय है। 2011 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के साथ हम सब लोगों ने दिग्विजय सिंह जी को काले झंडे दिखाने का एक काम उज्जैन में किया। तो क्योंकि भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी अपने आप में दबंग लीडर की भूमिका में रहे हैं हमेशा से, उनको काले झंडे दिखाना था, पार्टी ने तय किया। तो हम सब हमारे उस समय युवा मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष धनंजय शर्मा थे, उनके साथ हम लोग मिलके हम लोग जुना सोमवार चौराहे पे सब लोग इकट्ठे हो गए और हमने उनको काले झंडे दिखाने का के लिए हाथ में मालाएं ले ली, मालाएं लेके हम खड़े हो गए। हाँ। दिग्विजय सिंह जी का काफिला शिप्रा नदी के पुल से आता है, तो हमें मालाएं देख के वो रुक जाते हैं। तो फिर जैसे ही मालाएं देख के रुकते हैं, मालाएं फेंक देते हैं और हम काले झंडे उनको दिखा देते हैं। वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में काफी झगड़ा भी हो गया था। तो झगड़े में हमारे कुछ साथी और हम सब लोग घायल हो गए थे। कई दिनों तक उसमें वो पुलिस केस चला और उसमें कई लोग उसमें समय तात्कालिक समय जेल भी गए और सब ऐसा रहा। उसमें उस पूरे विषय में मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो भी काम करने वाले तात्कालिक कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों को एक नई पहचान देने का काम किया था। आपने काले झंडे दिखाए क्यों थे? हाँ, काले झंडे दिखाए क्यों गए थे? क्या कि बार बार एक बात दिग्विजय सिंह जी उस समय बोलते थे, वो हमारे मातृ संगठन आरएसएस के बारे में बोलते थे, वो सरस्वती शिशु मंदिरों के बारे में बोलते थे। वो कहते थे कि सभी की शाखाओं में तो आतंकवादी बड़े होते हैं। वो कहते थे कि सरस्वती शिशु मंदिर में तो असला बारूद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोई भी आदमी हमारी भारत संस्था में प्रश्न खड़ा करेगा तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा जी। तो उसी बात को लेके हम सब लोगों ने प्लान किया कि दिग्विजय सिंह जी को काले झंडे दिखाना चाहिए। तो हमने दिखाया और फिर उसके बाद जो हुआ वो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया था। तो ऐसा नहीं, यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में दिखाया। प्रभात झा जी उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे। वो जब पूरा विषय हुआ तो वो हमको देखने के लिए अस्पताल में एक वाहन रैली लेकर आए और ऐसा बहुत मतलब घटनाक्रम, बड़ा घटनाक्रम घट गया था। पूरे मध्य प्रदेश में उसकी प्रतिक्रिया भी हुई थी और कई हमारे लोग इस बात से नाराज भी हो गए थे, कुछ लोगों को ठीक भी लगा था, क्या होना चाहिए। हमने सुना है आपका बचपन भी बहुत कठिनाई भरा रहा है। आप ईंट के भट्टे पे काम करते थे, फिर आप पॉलिटिशियन में ज्वाइन करें, आज आपका पॉलिटिशियन में बहुत बड़ा नाम है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? क्या है कि भैया, जब मैं छोटा था तो पारिवारिक परेशानियां मुझे लगता है कि सब लगभग परिवारों में होती है जी। हमारे यहाँ भी जब उस समय कोई इंसिडेंस हो गया था तो हम भी मतलब परिवार उस समय आर्थिक समस्याओं से थोड़ा जूझ रहा था। तो घर वालों का हाथ बटाने के लिए, कि हम छोटे थे तो कई बार काम करने के लिए बाहर जाते थे जी। तो उसमें कभी ईंट के भट्टे पर, कभी चाय की दुकान पर, कभी जूता स्टैंड पर उस समय मैंने काम किया छोटी उम्र में जी। मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि आज उस समय हमारे माता पिता ने जो संघर्ष किया या हमारे परिवार को जिस प्रकार से उन्होंने संस्कार दिए, उसी कारण में आज राजनीति में इतने अच्छे स्थान पर मैं काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है। उनके आशीर्वाद है मुझ पर बहुत और उनके आशीर्वाद से और परिवार मेरे मन में ये था कि परिवार संचालन के लिए हम छोटे थे तो करना चाहिए। हम
उज्जैन के अनाज मंडी में एक बार गेहूं देने चले गए, तो वहाँ भी कुछ दिनों तक काम किया, पर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को पता लगा कि ये सब चल रहा है, तो नाराज भी हो कि तुम्हें क्या जरूरत है ये सब चीज़ें। फिर थोड़ा सा धीरे धीरे समय बदलता गया और हम सबके सामने। आपके हिसाब से विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो अगर बीजेपी में होता तो अच्छा रहता? विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जो बीजेपी में होता तो ठीक होता? मुझे तो ऐसा कोई नजर आता नहीं है, क्योंकि बात संस्कारों की है ना। भाई कहा ना कि ये सब अच्छे अच्छे लोग हमारे पास शुरू से थे भाई, जिनका राष्ट्रवाद को लेके विचार था, जिनका धर्म को लेके विचार था, जिनके पास संस्कृति को बढ़ाने का विचार था, जिस प्रकार इस देश को कैसे आगे लेकर जाए, जिसके पास मातृभूमि की सेवा करने का विचार था, वो सब लोग ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहे और समय के साथ कुछ लोग भाजपा में आ गए। तो सबका स्वागत है, तो बहुत बड़ा परिवार, और इतने बड़े परिवार में अब तो यहाँ जो आ रहा है उसका स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ी। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कई बड़े मुद्दों को हल करा है, उनमें से कौन से ऐतिहासिक मुद्दे रहे हैं? बड़े मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जनता के बीच में गई थी, तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। दूसरा राम मंदिर वाला विषय कि हम राम मंदिर अयोध्या में निर्माण करेंगे। तो ये दोनों ही बहुत ऐसे गंभीर विषय रहे जिसके अंदर सरकार ने हल करने का काम किया। जैसे धारा 370 के बारे में कहा जाता था कि यार धारा 370 अगर कश्मीर से हट गई तो देश में कत्लेआम हो जाएगा जी, पर देश सुरक्षित हाथों में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में, और आप देखो देश में सब सामान्य चल रहा है धारा 370 हटने के बाद भी। मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से रहा जो धारा 370 जब हटी तो हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के साथ में एक तिरंगा यात्रा लाल चौक से प्रारंभ की, जो लेह लद्दाख कारगिल होती हुई हमने एक बाइक यात्रा निकाली। तो बड़ा माहौल अब चेंज है देश में, बहुत बदलाव देश है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि देश में कोई उंगली उठा सके। और बात करें राम मंदिर की, तो अयोध्या में भगवान का 500 वर्ष पुराना जो हम लोगों का सपना था उसको पूर्ण करने का काम किया। फिर 3 तलाक जैसे विषय को समाप्त किया। ऐसे बहुत सारे काम जो जरूरी थे देश के लिए वो सरकार ने किए हैं। मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे कुछ काम ऐसे बचे सरकार के, सरकार उनको जल्दी पूरा करे। आपने राजनीति करने के लिए बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करी? अभी वैसे विचारों की बात है, और मैं शुरू से कहते हैं ना कि मेरे पिताजी लोकतंत्र के सेनानी रहे, मतलब मीसा नंदी रहे। जब इस देश में काला एक अध्याय जोड़ा गया, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू की, मीसा जब उन्होंने लागू किए, तो उस समय मेरे पिताजी भी जेल में मजदूर संघ का काम करते थे, जेल चले। तो शुरू से मेरे घर के परिवार के संस्कार भाई राष्ट्र सेवा को समर्पित थे, राष्ट्र भाव से प्रेरित थे। इस नाते मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का काम करना तय किया, और मुझे सब कहते हैं ना विचारों की बात है, तो शुरू से घर में इस प्रकार के संस्कार थे, विचार थे कि हमको जो भी पार्टी इस देश के निर्माण की चिंता करेगी, इस राष्ट्र के निर्माण की चिंता करेगी, जो मातृभूमि की मर्यादा की चिंता करेगी, उन लोगों के साथ खड़े होना। तो जब उनका कंपैरिजन किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे, तो उनके साथ खड़े होकर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, भाजपा का काम कीजिए, और उसका नतीजा है कि भाजपा उनको भी मान सम्मान दे रही है। प्रदेश में जब से बीजेपी आई है तो क्या बदलाव हुआ है? देखो बदलाव तो लकी भैया हमको बहुत स्पष्ट दिखते हैं जी। जब से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, तब से लगा के 2018 में जाके थोड़ा सा गड़बड़ जरूर मध्य प्रदेश में हो गया था, परंतु हम कंटिन्यू हैं। सरकार मध्य प्रदेश की पूरे ताकत से, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से और पूरे इस बात के संकल्प लेके घर से निकली है कि भाई हम पूरे मध्य प्रदेश को चेंज करेंगे।
मतलब पूरे मध्य प्रदेश में विकास करेंगे, विकास का मॉडल स्थापित करेंगे, उद्योगों को स्थापित करेंगे, आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करेंगे। इन सब कामों पे कर रहे हैं। उस कामों पे धीरे धीरे आप देखो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार बहुत ताकत से लगी, क्योंकि हम तो उज्जैन में रहने वाले 2028 का सिंह स्तंभ को करना है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, यह एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जिसमें हम महाकुंभ में हमको स्नान करने का, शिप्रा नदी में हमको सौभाग्य मिलता है। पूरे देश भर के लोग महाकाल मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पूरे देश भर के लोग माँ हरसिद्धि को नमन करने आते हैं, यहाँ काल भैरव के दर्शन करने आते हैं, विक्रांत भैरव के दर्शन करने आते हैं। उज्जैन के अंदर ही 9 नारायण चौरासी महादेव यहाँ उज्जैन में स्थापित होने का, यहाँ एक उज्जैन में सतसागर है। यह सब जो चीजें हैं यह उज्जैन को मिली है और उज्जैन का गौरव है। उज्जैन का जो गौरव है वो और अभी 2028 के सिंह स्तंभ में हमको और देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा उज्जैन अब तो चमन होने का काम हो रहा है। और विकास की जब हम बात करें तो पूरा देश, जब हम मध्य प्रदेश को छोड़कर देश की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है। जब हम देश में आज तो हम मतलब हमारा जब वैश्विक स्तर पे मध्य प्रदेश, पूरे भारत का नाम अब तो ऊपर चल रहा है भैया, अब तो पूरा देश बदल रहा है। आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस देश के युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि हमेशा से समाज के उस वंचित वर्ग को साथ में लेकर चले जो किसी न किसी विषय में एक मुख्य धारा से जो नहीं जुड़ पाया है, या जिसका कहते हैं कि कभी कभी जिस व्यक्ति का जिस को काम करने का जो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को काम और हर व्यक्ति के लिए काम, ऐसे जिसका जिस तरफ विचार है उसको उस तरफ आगे बढ़ाएं। खूब अच्छे से इस देश को कैसे हम मातृभूमि की सेवा में हम सब लग सकें, इसका हमको एक विजन बनाना चाहिए और अच्छे काम करते चलना चाहिए, चाहे वो धर्म के लिए हो, परिवार के लिए हो, अपने दोस्तों के लिए हो। उन सबके साथ पूरी ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए, जिससे कि हम, हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश और गौरवान्वित। हमने सुना है आप राजनीति के साथ साथ भक्ति भाव से भी जुड़े हुए हैं। आप हर शनिवार हनुमान जी के यहाँ जाके हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, उसका क्या तात्पर्य था? मैं 2003 से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी। कहते हैं ना, राजनीति में जो आप देखोगे, जैसा समझोगे, जिन लोगों के साथ रहोगे, कहते हैं हमारे यहाँ कि जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है, वो जैसा पानी पीता है वैसी वो वाणी बोलता है। तो हम मालवांचल में रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उज्जैन नगरी में हुआ। मेरा परम सौभाग्य कि माँ शिप्रा के किनारे मेरा घर है, बाबा महाकाल का दरबार है, महासिद्धि का दरबार है। तो राजनीति में काम करते करते यही सब सीखा। प्रतिदिन महाकाल जाना, महासिद्धि के मंदिर जाना, शिप्रा नदी जाना, लक्ष्मी नरसिंह भगवान के दर्शन करना, बाबा विक्रांत भैरव के दरबार पे जाना, प्रभु सिद्धनाथ की अर्चना करना, अंगारेश्वर जाना, मंगलनाथ जाना, शनि मंदिर जाना, चिंतामण मंदिर जाना, ये दिनचर्या में जी मुझे लगता है मेरी नहीं, उज्जैन के लगभग 10% लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन किसी ना किसी मंदिर पे जाते ही होंगे नियमित रूप से। क्योंकि उज्जैन है तो उज्जैन में शनिवार को लोग शनि मंदिर जाते हैं, रविवार को लोग सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, सोमवार को लोग किसी शिव मंदिर जाते हैं, अधिकतर लोग तो उज्जैन के महाकाल मंदिर जाते हैं, मंगलवार को लोग आप देखोगे तो पूरे अंगारेश्वर और मंगलनाथ और इस तरफ हमारे शहर के युवाओं एकदम उधर आपको दर्शन करते दिखेंगे, अभिषेक पूजन करते दिखेंगे। फिर आप आगे बढ़ते जाओ, हरसिद्धि मंदिर जाते हैं, संतोषी माता मंदिर जाते हैं, गुरुवार को गुरु मंदिर जाते हैं अपने गोला मंडी में, ऐसा पूरा पीर मछलीनाथ की समाधि पे जाते हैं। तो ये उज्जैन है। तो कहते हैं ना कि सब जितने भी संस्कार आपको घर से ही मिलते। तो राजनीति में काम करते करते सब चीजें धीरे धीरे आने लगी। हम सब लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो हम लोगों ने तय किया कि यार हमको शहर के 108 हनुमान मंदिरों पर हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से युवाओं को धर्म से जोड़ने का काम करना है। हम राजनीति में तो उनको जोड़ते ही हैं, पर हमको सनातन संस्कृति से, हमारे धर्म से, प्रभु भगवान हनुमान जी महाराज की भक्ति से लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। तो हमने ध्यान आया हमको कि हमको हनुमान चालीसा के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं, बहनों को जोड़ सकते हैं,
छोटे छोटे बच्चों को हम भगवान की भक्ति करने का हम उनको जोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमने 108 हनुमान मंदिरों पे हनुमान जैसा करने का संकल्प ले लिया, और अभी तक हम कई मंदिर, मतलब मुझे लगता है कि लगभग 45 से 48 मंदिर अभी तक हम हनुमान चालीसा के कर चुके हैं। 108 मंदिरों पे करेंगे और बड़ा आनंद आता है जी। और इस यात्रा में अभी तक हजारों लोग हनुमान चालीसा के पाठ करने में जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा, मतलब भगवान की भक्ति भाव करने का तरीका है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लकी भैया आपकी पूरी टीम और आपके व्यूअर्स को मैं आग्रह करना चाहूँगा जी कि आप सब लोग भी अच्छे अच्छे कामों से जुड़े। आप हनुमान चालीसा में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अतुलित भक्त परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। और आपने जो यह काम भी जो शुरू किया है, मुझे लगता है कि इसमें आप और भी युवाओं को आपको जोड़ना चाहिए, और क्योंकि बहुत अच्छा काम है। बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, और अच्छे काम हम सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। जब आप अवसर देंगे, जब आप बुलाएंगे, तो आपके साथ में और आके काम करेंगे। हमने इस पॉडकास्ट में जाना युवाओं को जोड़ते कैसे हैं, एक युवा नेता का काम क्या होता है, और भक्ति भाव से हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मेंबर के साथ।